हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। क्या हालचाल बेटा आप सबके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मटेरियल चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, तो आप बिल्कुल अच्छे से पूरी की पूरी वीडियो देखना और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स भी आपके लेंगे। ठीक है, चलो आओ यहां से अब अपना स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है आपका मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, चलो मटेरियल कॉस्टिंग सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बेटा एबीसी एनालिसिस। क्या बात करता है एबीसी एनालिसिस? बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एबीसी एनालिसिस किस बारे में बात करता है? सर, जब हमारे को बहुत अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल दे रखे होते हैं तो हमारे को रॉ मटेरियल को तीन कैटेगरी में बांटना होता है। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी? कैटेगरी ए। फिर कौन सी कैटेगरी? कैटेगरी बी। देन कैटेगरी सी। कैटेगरी ए रेफर्स टू दोज आइटम्स विच इन वैल्यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स। जो वैल्यू में बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स है। ठीक है, जिसमें वैल्यू वाइज वो बहुत ज्यादा होंगे लेकिन क्वांटिटी वाइज वो बहुत कम होंगे। तो टोटल वैल्यू वाइज आप मान लो 70% है। ठीक है, और क्वांटिटी उनकी बहुत कम है। कैटेगरी बी मॉडरेट है, इनकी वैल्यू सिर्फ 20%। ठीक है, और यहां पर आइटम भी 20%। कैटेगरी सी बहुत छोटे मोटे आइटम जिनकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है, वैल्यू बहुत कम है लेकिन आइटम बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? कैटेगरी एनालिसिस इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि जो कैटेगरी ए आइटम्स है बिजनेस के, आप उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकें। इतना बढ़िया कंट्रोल कर सके कि वो चोरी ना हो। ठीक है, इतना बढ़िया अच्छे से कंट्रोल कर सके कि वो वेस्ट ना हो। ठीक है सर, और कैटेगरी सी वाले पे कंट्रोल बहुत कम लगाना है। ठीक है सर, यहां तक अच्छे से समझ में आया। अब कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट है, ध्यान रखना। जब भी आप क्वेश्चन में करोगे तो कैटेगरी ए को सिलेक्ट करना डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जैसे अगर आप देख रहे हो वैल्यू वाइज तो 70% तक को हम कैटेगरी ए बोलते हैं, या जितना भी क्वेश्चन में लिखा होगा उतने को अपन कैटेगरी ए बोलेंगे। ठीक है, तो डिक्रीजिंग में चलना। डिक्रीजिंग में जहां 70 के आसपास पहुंचा वो सारे कैटेगरी ए हो जाएंगे। फिर उसके बाद कैटेगरी सी देखो। कैटेगरी सी हमेशा इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में देखा जाएगा, चाहे वो 10% हो, चाहे जितना क्वेश्चन में लिखा है उस हिसाब से होगा। ठीक है सर, बाकी सबको अपन क्या बोलेंगे? बाकी सारे के सारे आपके कैटेगरी बी बन जाएंगे। अच्छा सर, इतना आसान है? हाँ बेटा, एक बात और ध्यान रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों यूनिट्स आ रहे हैं तो पहले आपको एवरेज निकालना है। एवरेज यूनिट का निकालोगे क्योंकि आगे जो कॉस्ट दे रखी होती है जनरली वो भी एवरेज कॉस्ट होती है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट आ जाएगी। फिर उस कॉस्ट या वैल्यू के बेसिस पे अपनी कैटेगरी को बांट दो, खत्म हो गया। बस सर इतना सा है? हाँ बेटा, इतना सा है। एबीसी एनालिसिस पूरा का पूरा आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा अभी हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आगे आओ। ईओक्यू। ईओक्यू बच्चे बच्चे को पता है, ईओक्यू उस ऑर्डर क्वांटिटी को बोला जाता है जिस ऑर्डर क्वांटिटी पे आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो। सही है सर? सर, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो, और सर ये भी तो बोला जाता है जहां ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर हो। बिल्कुल बेटा, जहां ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर हो या टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो, क्योंकि आपकी एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? अगर आप एक ऑर्डर में क्वांटिटी को बढ़ाते चलोगे, क्वांटिटी को बढ़ाते चलोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती चलती है। सही है सर? लेकिन एक ऑर्डर में क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो उसको संभालने का खर्चा यानी कैरिंग कॉस्ट बढ़ती चलती है। तो बेटा मेरे को एक ऐसा आइटम, मतलब एक ऐसा पॉइंट चाहिए होता है जहां पर ये दोनों बराबर हो जाए, और उसी को ईओक्यू बोला जाता है। क्योंकि जहां पर ये बराबर होंगे वहीं पर आपकी जो टोटल कॉस्ट है ओसी और सीसी मिला करके वो कम आ रही होगी। ठीक है सर, इतना अच्छे से क्लियर हुआ? अब देखो क्या क्या लिखा है, एक बार जल्दी से इनको पढ़ते हैं। आओ, सबसे पहला ऑर्डर साइज एट विच टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज मिनिमम। जहां पर आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो आ रही है वो क्या आ रही है? मिनिमम आ रही है। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर साइज एट विच जहां पे ओसी एंड सीसी मिनिमम हो। बिल्कुल ठीक है सर, ओसी सीसी मिनिमम भी होती है और ओसी और सीसी बराबर भी होती है। ठीक है सर। ऑर्डर साइज एट विच टोटल ओसी और टोटल सीसी बराबर होती है। ईओक्यू का फॉर्मूला आपको पता ही है, बिना देखे मेरी तरफ देख के बोलो, बोलो मेरी तरफ देख के। 2AO अपॉन में सी रूट में आएगा। तो 2A का मतलब क्या हुआ? एनुअल डिमांड। O का मतलब क्या हुआ? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नीचे C क्या होता है? CC पर यूनिट पर एनम, मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट की होनी चाहिए, पूरे साल की होनी चाहिए। सर पूरे साल की क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बेटा ऊपर भी तो आप एनुअल डिमांड ले रहे हो ना। ठीक है,
और एनुअल डिमांड या रिक्वायरमेंट किसकी, रॉ मटेरियल की, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एनुअल अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल, फॉर्मूले में मत फंसो। ये देखो सर मुझे ना पूरे साल में 10,000 यूनिट मंगाने हैं। मैं कहा अच्छा भाई तू एक बार में कितने मंगा रहा है, सर एक बार में ना मैं 1000 यूनिट मंगा रहा हूं। तो कितने हो गए, 10 ऑर्डर हो गए, और हर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, मान लो 500 रुपए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल की कितनी हो गई, 5,000 रुपए। सिंपल है ना। एक बार में मतलब पहले तो देखो पूरे साल में कितने चाहिए, फिर एक बार में कितनी क्वांटिटी मंगा रहे हो और इसको मल्टीप्लाई कर दो ओ से। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की कितनी है, ठीक है सर। सर टाइम लैग निकालना है, टाइम लैग कैसे निकालूंगा दो ऑर्डर के बीच में, बेटा टाइम लैग का मतलब होता है आज से लेकर के आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर, 15 दिनों के अंदर, मतलब हर दो ऑर्डर के बीच में कितना टाइम है ये मुझे बताना होता है। तो टाइम लैग का मतलब क्या होगा, अगर महीनों में निकालना है ऊपर ले लो 12 महीने, अगर दिन में निकालना है ऊपर ले लो 365 दिन, और अगर आपको वीक्स में निकालना है ऊपर ले लो 52 वीक्स, और डिवाइड किससे कर दो, नंबर ऑफ ऑर्डर से। जैसे एग्जांपल बताता हूं, ये देखो ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में करा और पेपर में भी आया है। जैसे पूरे साल में दिन होते हैं 365 और आपके नंबर ऑफ ऑर्डर आ रहे हैं 36.5, मान लो 36.5 आ रहे हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर 10 ऑर्डर्स, 10 डेज सॉरी, है ना, ये हो गया 10 डेज। 10 डेज का मतलब क्या है सर, बेसिकली हर 10 दिनों के अंदर हम ऑर्डर करते हैं। 10 दिन होते हैं, हम सप्लायर को बोलते हैं दादा सामान ले आओ, फिर 10 दिन हुए दादा सामान ले आओ, यही तो होता है टाइम लैग, बस, ठीक है। इसी को फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर भी बोला जाता है। सही है सर, समझ आ रहा है, आगे आओ। एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट का मतलब जो गोदाम में सामान लाए हो उसको संभालने का खर्चा। सबसे पहले ध्यान रखना, हम लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री। सर एवरेज मतलब एक बार में मंगाई 1000, सर गोदाम में हमेशा थोड़ी ना 1000 रहेगी, तो एक बार में 1000 मंगाई है, आती जाती रहती है, फिर खर्च हो गई, फिर और आ गई, फिर खर्च हो गई, फिर और आ गई, इसीलिए हम लेते हैं ऑन एन एवरेज गोदाम में रहेगी 500 यूनिट, और एक यूनिट को संभालने का खर्चा मान लो 16 रुपए है, निकाल दो, ठीक है। तो फॉर्मूले में नहीं फंसना, सिंपल, आपने एक बार में कितना मंगाया डिवाइडेड बाय 2, ताकि वो आ जाए एवरेज। जैसे ही एवरेज आ गया मल्टीप्लाई कर दो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सही है सर। एक बार बेटा मेरे को यहां तक थम्स अप देना, सब क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या, अच्छे से बताना क्लियर है क्या, ठीक है। अभी आप लोगों की चैट वैट सब देखता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ वाले बच्चे जो हैं येलो, मैं आपके लिए स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं, जो आपके जूम वाले बच्चे हैं, ठीक है। अब आपको और अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। एक बार मेरे को बताना बेटा, ऑडियो वीडियो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है ना, हाँ स्क्रीन भी मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, ठीक है। आओ जी, यहां तक सही है सब कुछ, सब बढ़िया चल रहा है। आओ ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू। बेटा अब एक बात ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आता है। आपको बोलेगा ईओक्यू पे मंगा रहे हो तो खर्चा निकालो, नॉन ईओक्यू पे मंगा रहे हो तो खर्चा निकालो। अब समझना, अगर डिस्काउंट का केस ही नहीं है तो परचेस कॉस्ट तो रेलेवेंट हो ही नहीं सकती ना। डिस्काउंट का केस नहीं है मतलब परचेस कॉस्ट तो दोनों जगह सेम लगेगी, क्योंकि परचेस कॉस्ट होती क्या है सर, पूरे साल में कितना मंगाया इनटू में परचेस प्राइस, पूरे साल का देखते हैं। तो डिस्काउंट नहीं है, हटाओ। अब सिर्फ दो कॉस्ट लेंगे, ओसी और सीसी। ओसी और सीसी दोनों की निकाल लो और इसके बेसिस पर देख लो दोनों में से मिनिमम कॉस्ट मेरी जहां पर भी आ रही है मैं क्या बोल दूंगा, सर ये वाला मंगा लो। जनरली हमेशा ईओक्यू पे आएगी, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, सर जब भी डिस्काउंट आएगा तब ना आपकी परचेस कॉस्ट भी रेलेवेंट हो जाती है। कैसे, क्योंकि परचेस कॉस्ट एक जगह मान लो 10 रुपए का सामान मिल रहा है, लेकिन दूसरी जगह सामान 1% डिस्काउंट 5% डिस्काउंट ऐसे मिलता है, तो वो माइनस करके लोगे ना। हाँ, फिर आप बोलोगे सर परचेज हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल दी। सर कभी कभी तो कैरिंग कॉस्ट जो है वो तो परचेज प्राइस पे डिपेंडेंट होती है। मैंने कहा कैसे, आप बोलोगे सर कैरिंग कॉस्ट ऐसे लिखा होता है ना कई बार 5%, तो हम परचेज प्राइस का लेते हैं, कभी लिखा होता है 10%, हम परचेज प्राइस का लेते हैं। तो बात समझना दोस्त, कभी भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी है तो वो डिस्काउंटेड प्राइस के हिसाब से बिल्कुल चेंज होगी। बट अगर कभी क्वेश्चन में आपको कैरिंग कॉस्ट 2 रुपया पर यूनिट, 4 रुपया पर यूनिट, 15 रुपया पर यूनिट यानी कि अमाउंट में दे रखी है, तो वो डिस्काउंटेड प्राइस के साथ चेंज नहीं होती। थम्स अप दो, सिंपल बात है ना, सिंपल सी बात सर। कैरिंग कॉस्ट के दो बात बनेगी, या तो परसेंटेज में होगी या अमाउंट में। परसेंटेज में है डिस्काउंटेड प्राइस के हिसाब से चेंज होगा, अमाउंट में है डिस्काउंटेड प्राइस से कोई लेना देना नहीं। सर परसेंटेज में है लेकिन आईसीएआई ने क्वेश्चन में लिख दिया चेंज मत करना, फिर तो सर आईसीएआई भगवान है ना, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर,
अगर पर यूनिट पर एनम अमाउंट में है तो दोनों जगह सेम रहेगी, लेकिन अगर परसेंटेज में है तो प्राइस के साथ साथ बिल्कुल वेरी करेगी, जब तक क्वेश्चन में कोई बात नहीं लिखी हुई। ठीक है, यहां तक सब कुछ एकदम बढ़िया। ठीक है, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। आओ आगे चलते हैं। क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है क्वेश्चन स्पेसिफिक, ध्यान से सुनना बेटा। कभी भी लिखा आया एसोसिएटेड कॉस्ट, एसोसिएटेड मतलब लगने वाली साथ वाली कॉस्ट, जो एसोसिएटेड है वो होती है ऑर्डरिंग और कैरिंग। टोटल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट पूरे साल की लोगे, ऑर्डरिंग और कैरिंग आपको निकालनी आती है। आगे आओ, परसेंटेज ऑफ सीसी। अगर कभी भी कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज है तो बहुत अलग अलग नाम से देता है, जैसे स्टोरेज रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट है, सर ऑब्सोलिसेंस रेट है। अरे बेटा जो मर्जी दे दे, आपको तो बस एक बात ध्यान रखनी है, क्या अपने को तो यहाँ पर क्या करना है, सबको जोड़ना है। जैसे मान लो स्टोरेज रेट है 2%, ये रेट है 6%, फिर ये रेट है 2%, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी हो गई सर? 10% की कैरिंग कॉस्ट हो गई, सिंपल। ठीक है, आगे आओ। कैरिंग कॉस्ट हमेशा कैसे निकलती है? परसेंटेज को मल्टीप्लाई करोगे यूनिट प्राइस से। हमेशा ध्यान रखना, वो आपको बोल देगा सर 10% है एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का, कुछ अलग नहीं करना, सीधा परचेस प्राइस से जाके मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रखना हमेशा, डीजी सर ने एक बात बोली है 15% है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा उठाओ परचेस प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। वो आलतू फालतू बहुत कुछ लिखेगा, नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधा लो परसेंटेज को परचेस प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। कभी भी इन्वेंट्री लिखा आ जाए तो इन्वेंट्री में पीसी भी आएगा, ओसी भी आएगा, सीसी भी आएगा। पीसी मींस परचेस कॉस्ट, ओसी मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट, सीसी मींस कैरिंग कॉस्ट। बस हो गया बेटा यहां तक सब कुछ। ठीक है, आगे आओ। कभी कभी ना वो आपसे एक बात और पूछता है, इस बात को ध्यान रखना, वो आपको बोलेगा कितना इन्वेंट्री लेवल मेरे को आइडियली रखना चाहिए जब मटेरियल रिसीव हो रहा है। ऐसा एक रिक्वायरमेंट आती है क्वेश्चन में, 4 रिक्वायरमेंट आती है, लास्ट रिक्वायरमेंट ऐसे होती है। ये मैंने कंपाइलर का पहला क्वेश्चन शायद सॉल्व कराया ऐसा। ठीक है, इन्वेंट्री लेवल आइडियली केप्ट बिफोर मटेरियल इज रिसीव। तो अपन क्या देखेंगे, लीड टाइम कितना है। मान लो लीड टाइम है 10 दिन, मान लो एक ही दे रखा है, नहीं तो एवरेज ले लो, नहीं जैसे 10 से 12 दिया तो एवरेज ले लो, लेकिन सिर्फ दिया ही एक है बेटा, 10 दिन ही दे रखा है, तो 10 दिन ले लो और हर दिन की एवरी डे की कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब बेसिकली आपको बोलूं तो इतना ध्यान रखना, सामान आने में कितना टाइम लग रहा है और जितना टाइम लग रहा है उसमें मेरी कितनी कंजम्पशन हो जाएगी, कम से कम मेरे को इतना तो गोदाम में रखना है। सर ये मिल गया ठीक है, नहीं तो सेफ्टी स्टॉक की कंजम्पशन रख लो, जितना सेफ्टी स्टॉक है उतना रख लो। दोनों में से जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा हम बोल देंगे इतना है। जैसे नॉर्मल लीड टाइम है, मल्टीप्लाई कर दो एवरेज कंजम्पशन से। सेफ्टी स्टॉक दे रखा है, सेफ्टी स्टॉक के कंजम्पशन जितना, तो मैं कम से कम सामान तो जरूर रखूंगा। ऐसे एमसीक्यू में छोटा छोटा पॉइंट पूछ लिया जाता है बेटा। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ क्या, ध्यान से सुनना। मैं गया अपने सप्लायर के पास, मेरे सप्लायर का नाम है, तुम में से एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे सप्लायर का नाम है श्रेयांश। मैंने बोला, मैं कहा भाई श्रेयांश एक बात बताओ, मेरे को ना सामान चाहिए। तो मैं अपने दिमाग में सोच के गया था सामान मिलता है 10 रुपए का। ठीक है, भाई ने मेरे को बोला सर अगर आप मेरे से ज्यादा क्वांटिटी लोगे ना अपन आपको 5% डिस्काउंट देगा, 5% का डिस्काउंट देगा। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने अपना हिसाब लगाया, मैंने कहा यार अगर मैं EOQ और नॉन EOQ को आपस में कंपैरिजन कर रहा हूं तो EOQ पे जो कॉस्ट आ रही है, EOQ पे कॉस्ट आ रही है मान लो 10 लाख की। यहां तक सही है ना? ये कब है? EOQ होता है हमेशा विदाउट डिस्काउंट, ध्यान रखना, क्योंकि EOQ मैं सोच के जा रहा हूं, श्रेयांश थोड़ी ना सोच रहा है, मैं सोच के जा रहा हूं कि भाई मेरे को डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो EOQ मेरी थिंकिंग होती है बायर की। तो मैं सोच के गया था मैं 5000 यूनिट का ऑर्डर देकर के आऊंगा, सामने वाला कहता 5000 का नहीं, तुम 8000 का लो, मैं तुम्हारे अपने को डिस्काउंट देगा। ठीक है, मैं कहा अच्छा, बट डिस्काउंट के बाद क्या हो रहा है, अभी भाई की कॉस्ट 11 लाख आ रही है, समझना 5% डिस्काउंट के बाद भी कॉस्ट 11 लाख आ रही है। तो पहले तो मैं चूज नहीं करूंगा, फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो नवंबर 22 की RTP का क्वेश्चन है, और बहुत सारी जगह हमारे क्वेश्चन में भी हुआ है, क्वेश्चन बैंक में भी हमने करा है। सुनो, मैं बोलूंगा अभी भी मेरे पे एक्स्ट्रा खर्चा कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए का। तो भैया पहले मेरे को टोटल कॉस्ट का डिफरेंस लेना होता है, ऊपर 1 लाख का खर्चा और आ रहा है, ठीक है, और नीचे लेनी होती है अपनी परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट क्या होती है सर? परचेस कॉस्ट होती है पूरे साल की एनुअल रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब पूरे साल की एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, इनटू में परचेस प्राइस। यहां से आपको पता चलेगा, क्योंकि इसी कॉस्ट पे तो डिस्काउंट दिया जाता है ना। पूरे साल की जो भी एनुअल रिक्वायरमेंट होगी परचेस प्राइस से मल्टीप्लाई करो, मतलब परचेस कॉस्ट। मान लो परचेस कॉस्ट है 20 लाख, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे 1 लाख का और डिस्काउंट चाहिए 20 लाख पे, तो 1/20 मतलब 5%, 5% डिस्काउंट और चाहिए। तो अगर क्वेश्चन ने बोला फर्दर तो मैं बोलूंगा बाकी का 5% और दो। क्वेश्चन ने बोला टोटल निकालो, मैं बोलूंगा पहले 5 वो दे रहा था, 5 मुझे चाहिए, टोटल हो गया 10%। समझ आया? तो कई बार क्या होगा, क्वेश्चन आएगा डिस्काउंट का, पहले नॉर्मल कर लो EOQ वर्सेस नॉन EOQ। अब होगा क्या, डिस्काउंट के केस में अभी भी खर्चा ज्यादा आ रहा है,
तो उसको ईओक्यू से कंपेयर करो, ऊपर ले लो डिफरेंस और नीचे क्या ले लो, कौन सी कितनी परचेज कॉस्ट है, खत्म, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब एक वैरायटी का क्वेश्चन और आता है, ये आया था नवंबर 22 में। देखो क्या, कई बार वो डिस्काउंट की परसेंटेज आपको देगा ही नहीं, डिस्काउंट की परसेंटेज आपको निकालनी है। जैसे ऊपर वाले में थोड़ा 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 उसने दिया था, थोड़ा आपको निकालना था, यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट दिया ही नहीं। अब अगर डिस्काउंट दिया नहीं, मैं क्या करूं भाई, आप डिस्काउंट की परसेंटेज को मारो गोली, आप डिस्काउंटेड प्राइस को एक्स मान लो। ठीक है, तो ईओक्यू विदाउट डिस्काउंट तो सीधा आ जाएगा, और डिस्काउंटेड प्राइस को आपने एक्स माना है, ये एक्स की टर्म्स में आएगा। जैसे डिस्काउंटेड प्राइस को एक्स माना तो परचेज कॉस्ट आ रही होगी जितनी एनुअल रिक्वायरमेंट है इनटू में एक्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कैरिंग कॉस्ट भी हो सकता है एक्स की टर्म्स में आ रही हो, ये आ गई एक्स की टर्म्स में। देखना मैं ये बोल सकता हूं, ये आ गई आपकी एक्स की टर्म्स में और ये आ गई नॉर्मल। अब दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, जैसे आप दोनों को इक्वल रखोगे, क्योंकि डिस्काउंट वाला भी तो जब लूंगा जब ईओक्यू जितना तो आए, कम से कम इक्वल रखा, आपका क्या आ गया, डिस्काउंटेड प्राइस आ गया। अब समझो, मान लो ओरिजिनल प्राइस 100 था और डिस्काउंटेड प्राइस आ रहा है 93। अब डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल सकते हो ना, डिस्काउंट का परसेंटेज कितना, ऊपर आया डिस्काउंट, नीचे हमेशा आता ओरिजिनल। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी परसेंटेज चेंज है, कोई भी डिस्काउंट परसेंटेज है, ऊपर आएगा डिस्काउंट या जो भी चेंज हुआ, नीचे हमेशा ओरिजिनल आता है। ओरिजिनल 100 था तो मेरे को 7% डिस्काउंट चाहिए। तो दोनों वैरायटी अलग है। यहाँ पर डिस्काउंट कैसे निकालना है, डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकालना है वो बताया। ऊपर वाले में थोड़ा डिस्काउंट वो दे रहा था, थोड़ा मैंने अपने आप से जोड़ा। ठीक है, ठीक है जी, हाँ सर, आ जाओ सर, मजा आ रहा है सर, एकदम बढ़िया। ठीक है, आगे सुनो, कहीं पर भी क्वेश्चन में लिखा आएगा 1/2, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा है 1/2, 1/2 का मतलब नॉर्मल हाफ होता है, 1/2 को ऐसे मत काउंट करना। ठीक है, अपने आप से बिल्कुल सीआईडी मत बनना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करो। ठीक है, आगे आओ। एक ये एडजस्टमेंट क्वेश्चन में बहुत आती है, बहुत ही ज्यादा आती है भाई, सुनो। एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड मतलब आगे, एस्टिमेटेड है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक इन्वेस्टमेंट। कुछ नहीं करना, नॉर्मल हिंदी करते चलो, कुछ नहीं करो, बस हिंदी। रिडक्शन है मतलब डिफरेंस आएगा इन द वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक इन्वेस्टमेंट। वैल्यू का मतलब जब प्राइस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो प्राइस से मल्टीप्लाई करना है तो प्राइस तो मैं अपन बाहर ले सकते हैं ना, प्राइस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अंदर क्या ले लो, एक बार एवरेज इन्वेंट्री ले लो एग्जिस्टिंग पॉलिसी की और माइनस कर दो एवरेज इन्वेंट्री जो भी न्यू पॉलिसी है वो वाली, खत्म हो गया। बात समझना, उसने बोला एंटीसिपेटेड रिडक्शन इन द वैल्यू, किसकी वैल्यू, एवरेज स्टॉक की। तो देखो एक तरफ लिया एवरेज स्टॉक, ऐसे समझना, एक तरफ लिया एवरेज स्टॉक, कौन सा, ईओक्यू वाला या एग्जिस्टिंग पॉलिसी वाला जो भी है। ठीक है, दूसरा लिया एवरेज स्टॉक नई पॉलिसी वाला जो भी है, मल्टीप्लाई करो तो परचेज प्राइस से, क्योंकि वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा कभी लिखा आया एंटीसिपेटेड रिडक्शन इन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ये क्वेश्चन था, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी, हमने कंपाइलर में शायद करा भी है, नहीं तो मैंने अपनी रेगुलर क्लास में जरूर करवाया हुआ है क्वेश्चन, कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में कितना रिडक्शन होगा। और इस क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक भी दे रखा था, बोला था फर्स्ट ईयर में कितना होगा, सब्सिक्वेंट ईयर में कितना होगा। तो बेटा फर्स्ट ईयर का तो बहुत नॉर्मल है, टोटल कॉस्ट निकालो एग्जिस्टिंग पॉलिसी की, माइनस कर दो टोटल कॉस्ट ईओक्यू वाली। इसके साथ साथ क्योंकि पहला साल है तो सेफ्टी स्टॉक भी बाहर से लेकर आओगे, तो सेफ्टी स्टॉक की इन्वेस्टमेंट भी माइनस करो। सेफ्टी स्टॉक की इन्वेस्टमेंट, मान लो 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक है और बाहर से 10 रुपए का मिल रहा है, ये भी माइनस करोगे। ठीक है, पहले साल में टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऐसे, ये देखो एग्जिस्टिंग पॉलिसी, ठीक है, माइनस न्यू पॉलिसी। अब न्यू पॉलिसी में सेफ्टी स्टॉक भी आया तो सेफ्टी स्टॉक को भी माइनस करके दिखाना पड़ेगा। सही है सर, यहां तक अच्छे से समझ में आया। लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर में बार बार सेफ्टी स्टॉक थोड़ी ना चाहिए होता है, एक बार सेफ्टी स्टॉक लेकर आ गए वो आगे बहुत सालों तक मेंटेन रहता है। तो सब्सिक्वेंट ईयर में नॉर्मल दोनों कॉस्ट का डिफरेंस लोगे, यहां पे सेफ्टी स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, ये ध्यान रखना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया इन्वेंट्री कॉस्ट में कितना डिफरेंस है, तो पहले साल में हम सेफ्टी स्टॉक को एडजस्ट करके दिखाते हैं, आगे कभी भी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब सुनो, ये एक क्वेश्चन, ये था आपका कंपाइलर का पहला क्वेश्चन, इसीलिए मैंने यहाँ एग्जांपल भी डाला है, ध्यान से देखना एग्जांपल क्या है। पूरे साल की रिक्वायरमेंट है 40,000 यूनिट। ठीक है सर, डेज है पूरे साल में 360। रीऑर्डर पीरियड, आरओपी का मतलब, ये आरओपी हिंदी वाला आरओपी नहीं है जिसको आप आरओपी बोलते हो कि इसने गुनाह करा है, ये है रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड मतलब 2 से 4 दिन, 2 दिनों में मिनिमम आ ही जाएगा सामान, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 दिन लगेगा सामान आ जाएगा। ठीक है, अभी का स्टॉक लेवल है 333 पैक। बोला अगला ऑर्डर कब प्लेस करूं मैं। अब देखो अगला ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे सर, पूरे साल में 40,000 यूनिट, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। पूरे साल में कितने दिन, 360, हर दिन का कितना चाहिए, लगभग 111 पैक। चाहे तो कैलकुलेटर उठा के देख लो सर, लगभग 111 पैक आएगा, बिल्कुल ठीक। अगर 111 पैक आ रहा है मतलब अभी मेरे पास 333 पैक जो रखा है वो 3 दिन के लिए रखा है, एक दिन में 111, यूनिटरी मेथड, एक दिन में 111, 3 दिन का 333। ठीक है,
अब मेरा रीऑर्डर पीरियड है 2 से 4 दिन, तो बेटा हर एक के हिसाब से डिसीजन देना। हर एक के हिसाब से मतलब सबसे पहला डिसीजन, अगर मैं एवरेज दिन को काउंट करूं तो एवरेज आएगा इसका 3, एवरेज आएगा 3। एवरेज बाहर से सामान आने में 3 दिन लगता है और मेरी फैक्ट्री में 3 दिन का सामान रखा है, तो अभी के अभी ऑर्डर कर दो। ये देखो मेरी फैक्ट्री में 3 दिन का सामान रखा है, ऑन एन एवरेज 3 दिनों में सामान आएगा सप्लायर से यानी कि श्रेयांश से, तो भैया ऑर्डर कर दो अभी के अभी, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 दिनों से कंपेयर करूं, भैया सामान आने में तो 2 दिन लगता है और हमारे पास 3 दिन का सामान रखा है, अभी ऑर्डर मत करो, कल ऑर्डर करना, 1 दिन बाद ऑर्डर करना। अभी क्यों कर रहे हो? 2 दिनों में आएगा सामान, ठीक है। सर सामान आने में 4 दिन लगता है, सामान आने में भैया 4 दिन लगता है और मेरे पास तो सिर्फ 3 दिन का सामान है, तो मैं बोलूंगा मैं तो पहले से ही डिले चल रहा हूं 1 दिन से। ये देखो मैं तो पहले से ही डिले चल रहा हूं दादा 1 दिन से, ठीक है। इमरजेंसी परचेस करो, फटाफट सामान मंगाओ, ठीक है। तो आपको अगर हो सके डिसीजन तीनों तरीके से देके आना। देखो एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप पेपर से पहले खाली मेरे मटेरियल के कॉन्सेप्ट नोट्स अच्छे से करके चले गए ना, मैं आपको लिख के देता हूं मटेरियल का जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, सारी एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो इसको इतने अच्छे से कर लो कि क्वेश्चन तो प्रैक्टिस है ही है, बट अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया, समझ आ गया ना आपको, आपने क्वेश्चन से लिंक करना समझ लिया, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब आगे देखो और क्या है, एनी कॉस्ट गिवन, कोई भी कॉस्ट अगर आपको पर परचेज दे रखी है, ध्यान रखना, कोई भी कॉस्ट अगर पर परचेज दे रखी है मतलब वो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। अगर आपको याद हो हमने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन करा था जिसमें सोयाबीन ऑलिव ऑयल करके कुछ था, उसमें बहुत सारी कॉस्ट दे रखी थी, तो कुछ कॉस्ट पर परचेज दे रखी होती है, पर परचेज कॉस्ट का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है। अगर एडिशनल कोई स्पेशल पैकेजिंग कॉस्ट है तो बेटा इसको पीसी ओसी सीसी से अलग रखा जाता है। मतलब जब आप ईओक्यू और नॉन ईओक्यू को कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो पीसी ओसी सीसी तो दिखाओगे। अब इसके साथ मान लो यहां पर कोई एडिशनल पैकिंग कॉस्ट लग रही है तो उसको भी साथ में लेना, लेकिन अलग लेना, पीसी ओसी सीसी में कहीं नहीं आएगी, ठीक है सर। यहां तक हो गया सब कुछ। इसके बाद एक पॉइंट मेरे को और याद आ रहा है यहां पर, वो भी बताया। तो कई बार क्या होता है, नॉन ईओक्यू में मेरे को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पहली बार कोई कॉन्ट्रैक्ट की फीस देनी होती है, वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, तो वो संक कॉस्ट है, वो कहीं पर भी नहीं आती, ठीक है। ऐसा एक एडजस्टमेंट पता नहीं किसी फालतू क्वेश्चन में आया था, ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इनिशियली आपने कोई कॉस्ट दे दी, उसका कोई लेना देना नहीं है, कहीं पर भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हो चुकी ना, वो तो डूबता पैसा है, अब रिकवर कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आओ अब ये एक नया कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शायद आप में से बहुत बच्चों ने क्लास में नहीं भी सुना होगा या आपने कहीं से क्लास ली है, कुछ भी है, यहाँ जरूर देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एमसीक्यू पक्का बनेगा इस बार के अटेम्प्ट में। वैसे ही सितंबर में आ रहा है सुनने में कि कॉस्टिंग का पेपर टफ आने वाला है, तो अच्छे से करो, मतलब टफ नहीं आएगा, थोड़ा सा हो सकता है अबव एवरेज हो, तो आपको अच्छे से पेपर करना है। आओ सुनो, देखो क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, मैं कह रहा हूँ सारा कुछ करके चले, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। टोटल मटेरियल कॉस्ट इन केस ऑफ पेरिशेबल नेचर ऑफ मटेरियल। सर सबसे पहले पेरिशेबल कौन सा होता है? देखो नॉन पेरिशेबल तो वो होता है जो पेरिशेबल नहीं होता, ठीक है। जैसे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स नहीं होती, फिक्स कौन सी होती है? वो जो वेरिएबल नहीं होती। ये मत लिख कर आना, ठीक है, ऐसे ही बहुत मारेगा। तो देखो पेरिशेबल को तो छोड़ो, नॉन पेरिशेबल का हमारे को लेना देना नहीं। अब पेरिशेबल जिसकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ है, मतलब जो जल्दी से सड़ जाता है, उसको बोलते हैं। जैसे मिल्क ले लो, जिसकी शेल्फ लाइफ छोटी है, तो बेटा कभी भी अगर शेल्फ लाइफ छोटी आएगी तो आपको पता है मटेरियल कॉस्ट होती है पीसी ओसी सीसी, ठीक है सर। यहाँ तक ये एग्जांपल ध्यान से सुनना, प्लीज कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है। कुछ भी कर रहे हो छोड़ दो सब कुछ, इधर ध्यान लगाना पूरा, ठीक है। सुनो, रीऑर्डर क्वांटिटी है 900 किलो। सर रीऑर्डर क्वांटिटी 900 किलो दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे रखा है, ठीक है, कि मैं सामान मंगाऊंगा 900 किलो मंगाऊंगा, हर दिन का यूज करता हूँ 50 किलो, ठीक है। मटेरियल पेरिशेबल है, 15 दिन के बाद मटेरियल खराब हो जाता है। मैं दूध लेकर आया, 15 दिन के बाद खराब हो जाएगा, हर दिन 50 किलो यूज होगा। वैसे दूध कभी किलो में यूज नहीं होता, आप मान लो, ऐसे मान लो आलू लेकर आया, हर दिन के 50 किलो आलू यूज होंगे, 15 दिन के बाद आलू खराब हो जाएंगे, और मैं एक बार में 900 किलो लेकर आया हूँ, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 37,500, परचेज प्राइस है 27। अब यहाँ एक बात सुनना बेटा, मैं बाहर से 900 किलो लेकर के आ रहा हूं, 900 में से कुछ ना कुछ तो सड़ जाएगा। कैसे सड़ जाएगा? ये देखो, ये कंफर्म है, मैं बाहर से 900 किलो लेकर के आ रहा हूं, बिल्कुल ठीक, ठीक है। 15 दिन का शेल्फ लाइफ है, 15 दिन बाद आलू खराब हो जाता है, तो 15 दिन और हर दिन, ऐसे लिखता हूं देखो, 15 दिन और हर दिन सिर्फ 50 किलो आलू ही यूज हो पा रहा है, उससे ज्यादा यूज नहीं हो पा रहा। तो मैं बोलूं टोटल 750 किलो ही यूज होगा। लाए थे 900, 750 किलो यूज हुआ, तो 150 किलो खराब हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चों का सवाल ये आता है, सर जब आपको पता है 750 किलो ही यूज होगा तो 900 क्यों लेकर आए? बात समझना, जिस टाइम पे लेकर के आ रहा था
अरे मेरे को थोड़ी ना सपना आ रहा था कि इतना यूज होगा, ये तो आपको क्वेश्चन में डिटेल दे रखी है। मैं बाजार गया हूं झोला लटका के आलू लेने, मेरे को क्या सपना आ रहा है आगे 15 दिनों में 750 किलो यूज होगा? मेरे को नहीं पता होता ना, मैं पास्ट का प्रॉपर एस्टिमेट कर पाता हूं, नहीं कर पाता। तो मैं बाहर से लाया 900, क्योंकि उसका नेचर पेरिशेबल था, तो यूज हुआ 750, 150 हो गया खराब। ठीक है सर, अब मेरे धंधे का नेचर ऐसा है, मैं लेकर 900 किलो आलू आऊंगा, 750 यूज होगा, 150 खराब होगा ही होगा, मैं क्या करूं, मेरे धंधे का नेचर ऐसा है। ठीक है, अच्छा सर समझ आया। तो मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर, पूरे साल में नंबर ऑफ ऑर्डर कितने चाहिए होंगे, ध्यान से सुनो सर। पूरे साल में यूज करना है 37,500, यूज करना है, ध्यान से, पूरे साल में यूज करना है 37,500, और एक ऑर्डर में मैं यूज कर पा रहा हूं 750, 900 नहीं, इधर सुनो, पूरे साल में यूज करना है 37,500, एक बार में सिर्फ 750 यूज कर पा रहे हो, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए, 50 ऑर्डर। ठीक है, अब पता है 50 ऑर्डर की रियलिटी क्या होगी, ये देखो 50 ऑर्डर की रियलिटी क्या होगी। 50 ऑर्डर में आप मंगाओगे सामान 900, 50 ऑर्डर में 900 मंगाया, मतलब टोटल आएगा 45,000 किलो। इस 45,000 किलो में से यूज कितना होगा, यूज होगा 50 ऑर्डर इंटू में 750, यह आएगा 37,500। यूज इतना ही हो पाएगा, बाकी का सड़ जाएगा। पर मैं क्या करूं, मेरे धंधे का नेचर ऐसा है, मेरे को मंगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 ऑर्डर आए, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी मेरी वो 50 ऑर्डर के हिसाब से आएगी। पूरे साल में परचेस कितना करोगे, तो 50 ऑर्डर 900 के हिसाब से पूरे साल में परचेस करूंगा 45,000 केजी मेरे को परचेस करना पड़ेगा, जिसमें से इतना यूज होगा, इतना सड़ जाएगा। लेकिन भाई मैं क्या करूं, मेरे धंधे का नेचर ऐसा है, तो परचेस कॉस्ट भी किस पे आएगी, टोटल 45,000 केजी पर आएगी। सर कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, एक बार जितना गोदाम में आया, एक बार तो 900 आया ना, एक बार 900, तो कैरिंग कॉस्ट मतलब कितना संभालोगे गोदाम में, कितना संभालोगे, एक बार में 450 किलो, 900 बाय 2, 450 किलो इंटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, यहां तक ये कॉन्सेप्ट है। एक बार इस कॉन्सेप्ट को जरूर, एक बार मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो क्या है। पेरिशेबल नेचर का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना ऑर्डर से। ऑर्डर कैसे निकालोगे, पूरे साल में कितना यूज करना है, और एक ऑर्डर में सड़ने की वजह से मैं यूज कितना कर पा रहा हूं, क्योंकि पूरा तो यूज नहीं कर पाऊंगा, जितना यूज कर पा रहे हो डिवाइड कर दो, इससे नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए, ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, ऑर्डरिंग कॉस्ट खत्म हो गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट का किस्सा खत्म। अब आती है परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट कितनी, पूरे साल में जितने ऑर्डर मल्टीप्लाई एक ऑर्डर में टोटल सामान कितना आ रहा है, उस हिसाब से परचेस कॉस्ट लगेगी। कैरिंग कॉस्ट, एक बार में फैक्ट्री में कितना आया, कितना संभालना पड़ रहा है, यूज ना यूज को छोड़ो, कितना आया डिवाइड बाय 2 इंटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, खत्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, करके जरूर जाना। आओ अभी इसका एक आगे भी आएगा, स्टॉक लेवल में भी आएगा, वो भी समझाता हूं। देखो डिफरेंट स्टॉक लेवल में सबसे पहला आता है रीऑर्डर। रीऑर्डर का मतलब होता है व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करना है। और रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कितना ऑर्डर करना है, वो होता है ईओक्यू, आपको पता है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल की कितना मैं अपने गोदाम में मैक्सिमम रख सकता हूं, मिनिमम का मतलब एटलीस्ट मुझे कितना रखना चाहिए, एवरेज का मतलब लगभग कितना रखा है, डेंजर मतलब भैया अब तो खतरे की घंटी है इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे आपके घर में पानी की टंकी अलग है, लेकिन अलग से आप एक बाल्टी रखते हो कि कभी कोई आ गई, नेचर कॉल आ गई, कुछ आ गया, तो अलग से एक बाल्टी रखी होती है ना, तो वो क्या है, डेंजर स्टॉक लेवल। और बफर स्टॉक, बफर स्टॉक मतलब एकदम से कोई सडन डिमांड हो, उसको पूरा करने के लिए अलग से बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक रखा जाता है। ठीक है, आओ रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल, दो फॉर्मूले होते हैं। पहला मैक्सिमम लीड टाइम इनटू में मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम यूसेज, सही है, कितना यूज करो, मैक्सिमम लीड टाइम कितना है। दूसरा, अगर मिनिमम स्टॉक, बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक लिया है, तो आगे जो कंजम्पशन लोगे वो लोगे एवरेज, एवरेज लीड टाइम, एवरेज कंजम्पशन। क्लास में पूरा पूरा डिटेल में एक एक चीज आपको समझाइए। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला बनता है। मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला कैसे, ये देखो यहाँ मिनिमम स्टॉक है, तो रीऑर्डर लेवल में से ये माइनस कर दो, ये देखो रीऑर्डर में से माइनस करा, एवरेज यूसेज, एवरेज लीड टाइम, फॉर्मूला खत्म। ठीक है, अब समझना मैक्सिमम, मैक्सिमम ध्यान से समझना, ये लो मैक्सिमम मैं आपके सामने स्क्रीन के आगे आगे समझाता हूँ, ये लो। ठीक है, रिकॉर्डिंग सब चल रहा है, ध्यान से सुनना। मैक्सिमम, ये देखो ये बॉटल है, मेरे को इस बॉटल में ये ध्यान रखना है कि टोटल पानी कितना भर सकता है, वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कैसे आएगा, बहुत आसानी से सुनना सर। सबसे पहले तो इसमें कुछ ना कुछ सामान तो रखा है, वो कौन सा, रीऑर्डर लेवल। मान लो इतना सामान रखा है, ये वो सामान है जिस टाइम पे मैंने सप्लायर को घंटी मारा, ए श्रियांश ला क्या लेकर आएगा, स्टॉक लेकर आ। ठीक है, तो ये कौन सा सामान है, ये सामान है रीऑर्डर लेवल। ठीक है सर, अब रीऑर्डर लेवल के साथ आपने बाहर से मंगाया, वो आ रहा है, भागता भागता आ रहा है सामान लेकर के, वो कौन सा है, रीऑर्डर क्वांटिटी या ईओक्यू, वो बाहर से सामान ला रहा है। लेकिन सर जब 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 वो सामान ला रहा है, क्या इसमें से थोड़ा यूज हो जाएगा क्या, हाँ इसमें से थोड़ा यूज होगा, वो माइनस करना पड़ेगा। सर यूज कितना करूं, बेटा आप मैक्सिमम निकाल रहे हो ना, तो इसमें से जो यूज करोगे वो मिनिमम करोगे, तभी तो मैक्सिमम पता चलेगा।
किसी क्वांटिटी में ये देखना है मैक्सिमम कितना है, तो जो इसमें से माइनस करोगे मिनिमम करो ना, तभी तो मैक्सिमम समझ आएगा। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो, तो सबसे पहला आया रीऑर्डर लेवल। ये बॉटल है और इस बॉटल में इतना सामान ऑलरेडी रखा हुआ है, रीऑर्डर लेवल। बाहर से और मंगाया, रीऑर्डर क्वांटिटी। पर बाहर से जिस टाइम पे आ रहा है इसमें से थोड़ा यूज हो जाएगा, वो माइनस कर देना, मिनिमम यूसेज मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में ROQ बोला है, रीऑर्डर क्वांटिटी बोला है, EOQ नहीं बोला। मतलब अगर क्वेश्चन दोनों दे देता है, कई बार क्वेश्चन बोल देता है EOQ इतना है, रीऑर्डर क्वांटिटी इतना है, अलग अलग दे रखी है, तो पहली प्रेफरेंस हमेशा ROQ के पास जाएगी। बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ EOQ दे रखा है, तो जितना EOQ उतना ही ROQ, दोनों में से कोई भी ले लो, सब चलेगा। ठीक है, हम सब देते चलो, समझ आ रहा नहीं आ रहा। एवरेज के नॉर्मल से दो फॉर्मूले, एक मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय दो, दूसरा मिनिमम स्टॉक लेवल ले लो, मिनिमम स्टॉक लेवल ले लो, सेफ्टी स्टॉक कुछ भी ले लो, साथ में ले लेना रीऑर्डर क्वांटिटी बाय 2, क्योंकि रीऑर्डर क्वांटिटी बाय 2 एवरेज होता है, और यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, एक बार आराम से तसल्ली से बताना क्या यहाँ तक एक एक चीज बढ़िया तरीके से होती जा रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ठीक है, इसके बाद लास्ट डेंजर लेवल। डेंजर लेवल में ध्यान रखना, अपन लेते हैं एवरेज यूसेज। एवरेज यूसेज को आप मल्टीप्लाई करते हो मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। इमरजेंसी में आने में कितना टाइम लगेगा, जैसे ऑन एन एवरेज मैं 10 यूनिट यूज करता हूं, और मैक्सिमम जो लीड टाइम लगता है इमरजेंसी में, बोल रहा हूं इमरजेंसी में, वैसे तो टाइम है 4 से 6, पर इमरजेंसी में 3 दिन में सामान आता है, तो ये क्या हो गया, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल आजकल बहुत बार MCQ में 2-2 मार्क्स का पूछा जा रहा है, बिल्कुल फालतू होता है, इसको जरूर जरूर करके जाना। ठीक है, आओ आपको एक बात दिखाऊं, देखो एक मजे की बात देखो, स्टॉक लेवल में जो यूसेज है वैसे ही वही लीड टाइम है। यहाँ मैक्सिमम यूसेज तो मैक्सिमम लीड टाइम, एवरेज यूसेज तो एवरेज लीड टाइम, एवरेज यूसेज तो एवरेज लीड टाइम। ठीक है, आगे दिखाता हूँ, और ये देखो यहाँ पर मिनिमम यूसेज तो मिनिमम लीड टाइम। सर सही कह रहे हो वैसे तो, बस डेंजर लेवल में अलग होता है, डेंजर में यूसेज तो एवरेज होती है पर लीड टाइम मैक्सिमम होता है। कौन सा वाला, इमरजेंसी परचेज वाला। ठीक है, कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट है, ध्यान रखना। कंजम्पशन अगर डेज में है तो रीऑर्डर पीरियड भी डेज में होना चाहिए। जैसे रीऑर्डर पीरियड अगर दिन में दे रखा है तो कंजम्पशन भी देखो पर डे कितनी है। ठीक है, अगर ये वीक्स में तो ये भी वीक्स में, ये मंथ में तो ये भी मंथ में। जैसे एक बार क्या हुआ था, एक बार उन्होंने बोला क्वेश्चन कि 6 से लेकर 10 दिन तक रीऑर्डर पीरियड दे रखा है, 6 से लेकर 10 दिन। ठीक है, बट कंजम्पशन आपको दे रखी है ऐसे मान लो 70 से लेकर के 140 यूनिट पर वीक। ये वीक है तो बेटा इसको भी दिन में पहले कर लो। दिन में कैसे करोगे, 70 पूरे हफ्ते का है, 7 दिन से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसको भी 7 से कर दो, तो 20 से लेकर के 20 नहीं कितना आएगा, 10 से लेकर के 20 यूनिट पर हफ्ता हर एक का आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अच्छा अगर आपका ए है, ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन। अगर आप एनुअल कंजम्पशन को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दोगे तो ये एवरेज कंजम्पशन आता है पर डे, ये ध्यान रखना। ठीक है, एनुअल कंजम्पशन अगर आप उसको दिन से डिवाइड करोगे तो एवरेज कंजम्पशन एक दिन का आएगा, महीने से डिवाइड करोगे एवरेज कंजम्पशन आता है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कंजम्पशन है कि यूज कितना कर रहा हूं मैं। ठीक है, मिनिमम लेवल हो, सेफ्टी स्टॉक लेवल हो, बफर स्टॉक हो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए बराबर होता है, चाहे मिनिमम बोल दे, सेफ्टी स्टॉक बोले, चाहे बफर बोले, सब बराबर है। ठीक है सर, कंजम्पशन की एक बात ध्यान रखना, कंजम्पशन का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो रहा है। तो पहले ये देखो फिनिश गुड्स कितना बनाया है, जितना आपने फिनिश गुड्स यूनिट्स में बनाया है उसको मल्टीप्लाई कर दो, इनको बनाने में रॉ मटेरियल कितना लगा। जैसे सुनो, मैंने फिनिश गुड बनाया 400 यूनिट और हर यूनिट को बनाने में 2 किलो सामान लगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी कंजम्पशन है। अब कंजम्पशन का वो मिनिमम मैक्सिमम एवरेज कुछ भी पूछ सकता है, और क्वेश्चन में अगर एक ही कंजम्पशन दे रखी है तो वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम है, वही एवरेज है। क्वेश्चन में एक ही लीड टाइम दे रखा है, वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम है, वही एवरेज है। ठीक है, जय माता दी करके उसको दोबारा एवरेज मत करना। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक बार यहां तक थम्स अप दो, मैं जब तक पानी पी रहा हूं। सब बच्चे चैट पे लिखेंगे कि यहां तक मजा आया, सबको अच्छे से समझ आया, लग रहा है पूरा मटेरियल चैप्टर रिवाइज हो रहा है। ठीक है, एक बार बताना बेटा क्या ऐसा लग रहा है पूरा मटेरियल चैप्टर रिवाइज हो रहा है। मुश्किल से 3-4 पेज के और नोट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, आ रही है आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ बढ़िया तरीके से आ रही है ना, चलूँ ना मैं आगे। ठीक है, एक बार चैट पे लिख दो बेटा सब कुछ क्लियर है, बढ़िया तरीके से चल सकते हैं ना आगे। ठीक है, चैट पे लिख दो थम्स अप या कुछ दे दो तो मेरे को भी लगता रहेगा हाँ अच्छे से क्लियर हो रहा है। मेरे पास लास्ट मैसेज 8:21 का आया है, आओ देखो इसके आगे चलते हैं। जब तक बच्चे लिख रहे हैं, हाँ आ गए मैसेज आ गया भाई, मैसेज आने चालू हो गए, बढ़िया 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 बढ़िया, मजा आ गया। आओ देखो, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर मैं भी क्वेश्चन भी कराऊंगा।
बेटा कभी भी फिनिश गुड की प्रोडक्शन निकालनी है, कैसे निकालोगे? कॉस्टिंग में बजट चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। बजट चैप्टर में हमें पता है जितनी सेल्स करते हो, सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक जोड़ो, ओपनिंग स्टॉक माइनस करो, तो पता चलता है फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन कितनी हुई। तो देखो वही करा, फिनिश गुड्स की सेल ले लो, फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक ले लो और ओपनिंग माइनस कर दो तो प्रोडक्शन पता चलती है। पहले प्रोडक्शन पे आए, हाँ। अब मान लो प्रोडक्शन आ गई 1000 यूनिट और हर यूनिट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है 0.8 kg। तो सबसे पहले 1000 यूनिट और मल्टीप्लाई कर दो 0.8 kg से, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गई रॉ मटेरियल कंजम्पशन। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करा ये देखो ये आ गया रॉ मटेरियल यूसेज या कंजम्पशन। सर यूसेज या कंजम्पशन कहाँ यूज होगी? सारे के सारे वेरियस स्टॉक लेवल में होगी, क्योंकि वेरियस स्टॉक लेवल में होता क्या है, एक लीड टाइम होता है, दूसरा यूसेज या कंजम्पशन। तो यूसेज कंजम्पशन निकाल लोगे ना? हाँ सर। कैसे? दोबारा सुनो, सेल प्लस करो ओपनिंग प्लस करो क्लोजिंग माइनस करो ओपनिंग, ये आ गया कि फिनिश गुड्स बनाया कितना। जितना फिनिश गुड्स बनाया मल्टीप्लाई कर दो, एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल कितना लगा, ये कंजम्पशन हो गई। ठीक है सर। अब अगर इसी कंजम्पशन में मैं प्लस कर दूं क्लोजिंग और माइनस कर दूं ओपनिंग, तो पता चल जाएगा बाजार से कितना लेकर आया, जिसको ईओक्यू का ए बोला जाता है। ध्यान रखना, कंजम्पशन अलग है और ईओक्यू के लिए जो ए यूज होता है वो एनुअल रिक्वायरमेंट है या एनुअल परचेज है। ये बात ध्यान रखना खास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। अच्छा, अब देखो फिर से आया पेरिशेबल नेचर। पेरिशेबल नेचर में बस एक स्टॉक लेवल में थोड़ा सा फर्क है, बाकी सारे तो सेम चलेंगे। कभी भी मैक्सिमम स्टॉक लेवल आएगा तो पेरिशेबल नेचर में दो काम करने हैं। क्या दो काम करने हैं? सुनो, एक तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला बहुत आसान होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस में रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस में मिनिमम स्टॉक या मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम, आपने लगा दिया। ठीक है, रीऑर्डर लेवल आरओक्यू माइनस मिनिमम लीड टाइम मिनिमम कंजम्पशन, आपने निकाल दिया। इसके साथ साथ एक तरीके से और निकालना पड़ेगा, देखो कैसे, एग्जांपल समझना। मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर्मूले से निकाला तो 15,000 आया, फॉर्मूले से निकाल के 15,000 आया। हर दिन का मैं आलू यूज कितना कर पा रहा हूं? 800 किलो। और 15 दिन 10 दिन बाद आलू खराब हो जाता है। तो एक बात सुनो, एक तो आया जो आपने फॉर्मूले से निकाला, और एक जरा तुम अपने लॉजिक से निकालो, अगर हर दिन का 800 किलो आलू यूज कर रहे हो तो बेटा 10 दिन तक ही तो यूज होगा, 10 दिन बाद तो सड़ जाएगा, तो मैक्सिमम यूज ही 8,000 हो पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो दो क्वांटिटी आई है मैक्सिमम स्टॉक लेवल इन दोनों में से लोअर होता है। ध्यान से सुनो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल पेरिशेबल नेचर में, बाकी सारे स्टॉक लेवल में झंझट नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम में। क्या झंझट है? एक निकालो फॉर्मूले से। मान लो फॉर्मूले से आया 16,000 और लाइफ स्पैन था 15 दिन, और 15 दिन के हिसाब से उसके जितने यूनिट्स थे कि हर दिन के कितने यूज होते हैं आपने निकाले, दूसरे के हिसाब से आया 30,000। हमेशा लोअर देखोगे, लोअर कितना है, दोनों में से जो लोअर होगा वही मैक्सिमम स्टॉक लेवल बनेगा। और ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर मान लो फॉर्मूले से आया 10,000 पर मैं यूज ही 8,000 कर पा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा मैं अपने गोदाम में मैक्सिमम 8,000 रखूंगा। 10,000 क्यों रखूं? सड़ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले से आया 10,000 और मैं यूज के हिसाब से बोलूं तो 12,000 आया। अरे जब फॉर्मूले के हिसाब से 10,000 आ गया तो 10,000 से ऊपर गोदाम वैसे ही होल्ड नहीं कर सकता, तो दोनों का लोअर लेना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसके बाद देखो फालतू कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर केस बेस्ड सिनेरियो अच्छे अच्छे हैं, वो कर लेना, मैं बता दूंगा सब आपको। आओ, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले बात करते हैं परचेज प्राइस की। परचेज प्राइस लोगे, ट्रेड और क्वांटिटी डिस्काउंट बिल्कुल माइनस करते हो, कैश डिस्काउंट को नहीं करते क्योंकि वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होता है, फाइनेंशियल बेनिफिट है, हम इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, रोड टैक्स है, टोल टैक्स है, ऑक्ट्रा है, कुछ भी है, परचेज कॉस्ट में बिल्कुल जुड़ेगा। जीएसटी, आईजीएसटी, यूटी जीएसटी कुछ भी है, अगर क्रेडिट मिल रहा है तो नहीं लोगे, क्रेडिट नहीं मिल रहा तो बिल्कुल ऐड करोगे, मेरी कॉस्ट बनेगी। क्वेश्चन कभी साइलेंट है, मान लेना क्रेडिट मिल रहा है, नीचे नोट डाल के आ जाना, आईसीआई भी नोट डालता है, अज्यूम क्रेडिट अवेलेबल। ठीक है, डीमरेज, डिटेंशन चार्जेस, फाइन, पेनल्टी, ये सारे एबनॉर्मल नेचर के खर्चे मेरी अपनी गलती की वजह से हुए, कस्टमर से नहीं ले सकता तो इग्नोर करूंगा, इसको इग्नोर करेंगे, कॉस्टिंग पीएनएल में आएगा। सर कॉस्टिंग पीएनएल में किस साइड आएगा? डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, इंश्योरेंस, ब्रोकरेज, कमीशन, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड कुछ भी है, बिल्कुल बिल्कुल परचेज कॉस्ट में आता है। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, अब कॉस्ट ऑफ कंटेनर में देखो ये हो सकता है कि आपने कंटेनर का खर्चा दिया है जो बाद में वापसी मिल जाएगा, अगर बाद में पूरा वापसी मिल रहा है आप इग्नोर करो, मत दिखाना। बाद में कुछ भी वापसी नहीं मिल रहा, पूरा पूरा कॉस्ट में दिखाओ। आपने दिए थे कंटेनर के 10,000 पर 6,000 मिल जाएंगे तो 4,000 कॉस्ट में दिखाओ, वही है। ठीक है, अगर थोड़े पैसे मिल रहे हैं तो बाकी का जो बैलेंसिंग है वो कॉस्ट में दिखा दो। अब आया नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को तो आपको पता है हमेशा हम डिनोमिनेटर में क्वांटिटी में से माइनस करते हैं, ये देखो हमेशा माइनस करते हैं, चाहे आप नॉर्मल लॉस यहाँ पढ़ रहे हो चाहे लेबर में पढ़ोगे, नॉर्मल आइडल टाइम हमेशा नीचे माइनस होगा। उसका रीजन ये होता है जब नीचे क्वांटिटी कम हो गई तो अल्टीमेटली वो खर्चा अपने आप गुड यूनिट्स पे चला गया। जैसे समझना,
1 लाख का खर्चा आया, 1 लाख में आपने बनाया 100 यूनिट और 100 में से नॉर्मल लॉस था 20 यूनिट का। तो बेसिकली मैं ये करता हूँ 1 लाख डिवाइडेड बाय 80 करता हूँ। तो 1 लाख का खर्चा अपने आप 80 यूनिट पे बट जाता है, तो बाकी 20 यूनिट का कुछ होता ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो सीधा बटता है। एबनॉर्मल लॉस यहाँ नहीं दिखाते हम, एबनॉर्मल लॉस जितना होगा, जितने यूनिट होंगे, सीधा कॉस्टिंग पे के डेबिट साइड में आएगा, वो एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, अब देखो अगर कभी क्वेश्चन साइलेंट है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जीएसटी हमेशा नेट प्राइस पे दिया जाता है। आप खुद सोचो, आप टैक्सेस किस पे दोगे, डिस्काउंट से पहले वाले प्राइस में या डिस्काउंट के बाद वाले प्राइस में? तो दादा हमेशा जीएसटी नेट प्राइस पे दिया जाता है, डिस्काउंट के बाद वाले प्राइस पे दिया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है सर, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, जीएसटी हमेशा वैल्यू के बेसिस पर लगेगा। जैसे 2 प्रोडक्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। 2 प्रोडक्ट है, यहाँ पर वैल्यू है 1000 रुपया, यहाँ है 200 रुपया, आपको जीएसटी दे रखा है 300, तो वैल्यू के बेसिस पे बांटना। बट कभी भी फ्रेट है, कैरेज इनवर्ड है, तो ये क्वांटिटी के बेसिस पे बढ़ता है, वैल्यू के बेसिस पे नहीं, क्वांटिटी। जैसे एक नॉर्मल सी बात है, आप किसी को मिठाई कोरियर कर रहे हो, तो सामने वाला ये थोड़ी पूछता है काजू कतली है क्या, काजू कतली होगी तो ज्यादा पैसे लगाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। सिंपल, 1 किलो है तो ज्यादा पैसे, और 400 ग्राम है तो कम पैसे, सीधी सी बात है, क्वांटिटी के बेसिस पे। ठीक है, नॉर्मल लॉस कभी भी दे रखा है, नॉर्मल लॉस हमेशा इनवॉइस की क्वांटिटी पे लगता है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इनवॉइस में जितनी क्वांटिटी लगी है, नॉर्मल लॉस हमेशा उस पर लगाओगे। ठीक है, अच्छा एक इसमें ये वाला पॉइंट आता है, देखो आपको पॉइंट अपने आप याद आते जाएंगे अगर आपने अच्छे से रिवाइज करा हुआ है। फर्दर प्रोविजन ऑफ 5% फॉर स्टोरेज लॉस, अगर स्टोरेज लॉस के लिए 5% फर्दर प्रोविजन रखना है, तो पहले ये देखो मेरे गोदाम में सामान कितना आया, उस पे लगाओ 5%। जैसे सुनना, 10,000 का आपने ऑर्डर दिया था और ट्रांसपोर्टेशन में 3,000 खराब हो गए, तो आए तो 7,000 ना, अब 7,000 पे 5% लगाऊंगा, जितना नेट में रिसीव हुआ उस क्वांटिटी पे लगता है। ठीक है, और कभी भी कोई होल्डिंग कॉस्ट है, हैंडलिंग कॉस्ट मतलब सामान को संभालने की कॉस्ट, ये हमेशा इनवॉइस क्वांटिटी पे लगती है। यहाँ पे कुछ बच्चे ये कहते हैं जितना रिसीव हुआ उस पर लगनी चाहिए ना, भाई ऐसे कैसे? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सप्लायर के वहां से भी तो उसने चढ़ाया होगा ना सामान, तो हैंडलिंग कॉस्ट हमेशा उस पर लगेगी जितनी क्वांटिटी इनवॉइस में लिखी है, रादर देन जितनी रिसीव हुई है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है। अच्छे से ध्यान से करना है इसको। ठीक है, यहाँ तक हो गया सब कुछ। आओ अगला आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, बहुत नॉर्मल है। ऊपर लेते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, नीचे लेते हैं एवरेज स्टॉक। ऊपर भी रुपया नीचे भी रुपया, ध्यान रखना, ऊपर भी रुपया नीचे भी रुपया। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, सब कुछ रुपए में होना चाहिए, और एवरेज भी रुपए में होना चाहिए, एवरेज भी रुपए में होना चाहिए। नंबर ऑफ डेज की स्टॉक को कितने दिनों के लिए रख रहे हो, क्योंकि डेज है तो ऊपर 365 ले लो, या क्वेश्चन में जो लिखे, महीने है तो 12, वीक है तो 52, और नीचे डिवाइड कर दो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला, इश्यूज ड्यूरिंग पीरियड, कभी भी लिखा है इस पीरियड में ये इशू करा है, मतलब वो कंजम्पशन होता है। अगर कभी भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्वेश्चन आया इशू करा है, मतलब वो कंजम्पशन है। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, या मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, दोनों में से जो दे रखा हो वैसे कर लेना। ठीक है, स्टॉक निकालने के लिए, स्टॉक आ गया, प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, रुपए में आ जाएगा। ठीक है, इन्वेंट्री स्टॉक आउट, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आईसीएआई का क्वेश्चन कराया है, वो क्वेश्चन जरूर देखना आईसीएआई के स्टडी मटेरियल पे जा करके। आप बोलोगे येलो, मैं एक बार आपको देखो दिखा भी देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकना, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जाओगे नेट पे, सर्च करना यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप जाओगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये सबसे ऊपर यूट्यूब चैनल सर्च करना, इस पे जाओगे। इसमें वीडियोस में देखो, ये सीए इंटर कॉस्टिंग आईसीए स्टडी मटेरियल पार्ट 2, पर्पल वाला एक पार्ट 2 आ रहा है, नीचे आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। उसमें सारे के सारे मैंने मटेरियल के जो स्टडी मैट के या किसी भी चैप्टर के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करें, और मैं आपको बता के जाऊंगा स्टडी मटेरियल के कौन से क्वेश्चन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मत छोड़ना। ठीक है, आओ लास्ट टॉपिक बचा है, खत्म करते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन भी देखेंगे। आओ, मटेरियल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड। अब मटेरियल स्टोरेज और रिकॉर्ड ध्यान से सुनना क्या है। तो आपके टोटल 3 कॉलम बनते हैं, एक होता है रिसीट का, एक होता है इशू का, एक होता है बैलेंस का। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिखा दो, ओपनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। रिसीव दिखा दो, जैसे रिसीव आएगा यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, और अगर लीफो या फीफो है तो आपको पता है बैलेंस में हर आइटम को अलग अलग दिखाते हो, वेटेड एवरेज है तो एक साथ दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब सबसे पहले कुछ इशू करा, माइनस कर दो। ठीक है, ध्यान रखना रेट कभी माइनस नहीं होता, क्वांटिटी माइनस में लिखते हैं, अमाउंट माइनस में, और माइनस में नहीं भी लिखोगे, सब पॉजिटिव लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब रिटर्न टू सप्लायर, बस एक इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी रिटर्न टू सप्लायर कर रहा हूं, एक तो इशू साइड में आएगा और उस प्राइस पे आएगा जिस प्राइस पे आपने सप्लायर से खरीदा था। मैंने श्रेयान से कोई चीज 7 रुपए में खरीदी थी, तो जब वापसी करूंगा तभी भी 7 पे करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट से रिसीव आया, मतलब सुनो,
ये स्टोर है, स्टोर ने डिपार्टमेंट को भेजा था, डिपार्टमेंट से वापसी आया तो मेरे रिसीव कॉलम में आएगा, पहले तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। जब मैं सप्लायर को रिटर्न कर रहा हूं तो मेरे स्टोर से गया है सामान, इसीलिए इशू में दिखाया, पर मेरे को डिपार्टमेंट से रिटर्न आया तो मेरे को तो मिला है ना, तो रिसीव में आएगा। किस रेट पे आएगा? जिस रेट पर आपने इशू करा था, मतलब चाहे लीफो लगाया था, फीफो या वेटेड एवरेज जो भी लगाया था, उस रेट पे आप वापसी ले लोगे, ठीक है। नॉर्मल लॉस है, सिर्फ क्वांटिटी दिखाते हैं, रेट और अमाउंट नहीं दिखाते। आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट पता ही है, नॉर्मल लॉस में डिवाइड में जब आप लेते हो तो क्वांटिटी माइनस करते हो, खाली कॉस्ट में से थोड़ी कुछ माइनस करते हैं जब तक कोई रिकवरी नहीं हो रही। एबनॉर्मल लॉस है तो क्वांटिटी और अमाउंट पूरा पूरा माइनस होगा, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट एवरेज मेथड। आओ तो बेटा एवरेज मेथड में अगर सिंपल एवरेज है तो सिंपल एवरेज में आप करोगे दोनों प्राइस ले लो, दोनों प्राइस को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। वेटेड एवरेज है तो प्राइस 1 क्वांटिटी 1, प्राइस 2 क्वांटिटी 2, जितना प्राइस और क्वांटिटी ले लो और नीचे जितनी क्वांटिटी है डिवाइड कर दो, ये तो आपको आता है, ठीक है। अब आओ ये देखो, रिटर्न टू सप्लायर, फिर से बताता हूं, जिस रेट पे परचेज किया था उसी रेट पे वापसी करोगे, ठीक है। रिप्लेसमेंट को फ्रेश सप्लाई माना जाता है। रिप्लेसमेंट का मतलब देखो, रिप्लेसमेंट का मतलब है मैंने श्रेयांश से कोई सामान लिया, उसमें से कोई सामान मेरा खराब निकला, पहले मैंने इसको वापसी करा तो उस रेट पे करूंगा जिस रेट पे खरीदा था, फिर इसने दूसरा सामान दिया तो अगर उसका नया रेट होगा नया रेट ले लूंगा, नया रेट नहीं है तो पुराना वाला ले लूंगा, मतलब रिप्लेसमेंट को फ्रेश सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। अगर नया रेट दे रखा है वो ले लो, नहीं दे रखा ओल्ड रेट ले लो। रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, और अगर फीफो यूज हो रहा है तो फीफो के बेसिस पे कैसे होगा देखना ध्यान से सुनो। डिपार्टमेंट से मिला, उस रेट पे लूंगा जिस रेट पे इशू करा था, तो कौन से रेट पे इशू करा था? जो लास्ट वाला इशू आ रहा होगा ना, चाहे फीफो लगे चाहे लीफो कुछ भी, जो लास्ट वाला इशू का रेट था वही वाला रेट लूंगा, ये ध्यान रखना, यहां तक सही है सब कुछ। ऑल्सो दिस मटीरियल विल बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी इन बैलेंस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। आपने कॉलम बनाया एक रिसीट का, एक इशू का, एक बैलेंस का, ये 3 कॉलम बनाए हैं। मैंने कोई सामान, मान लो अपना एक डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में वंश बैठा है, मैंने वंश को दे दिया, ठीक है। अब वंश से मेरे पास कोई सामान वापसी आया, मैं फीफो लगा रहा हूं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर रिसीट में मैं रेट लूंगा, कौन सा रेट? जो मैंने लास्ट किसी भी रेट पे उसको इशू करा हो, चाहे फीफो लीफो वेटेड एवरेज हो। अब इसको मैं अपने बैलेंस में सबसे ऊपर दिखाऊंगा, बाकी सब बाद में। क्यों? मैंने मटेरियल वंश को दिया था ना, वंश से वापसी आ गया, तो इस मटेरियल को मैं अपने स्टोर में सबसे आगे रखूंगा कि भैया किसी और को लेना ले लो। वंश के काम नहीं आया ना, किसी और के काम तो आ सकता है ना। ऐसे बच्चों का यहाँ पे डाउट आता है, सर सबसे आगे क्यों रख रहे हो? अरे बेटा मेरा सबसे ओरिजिनल मटेरियल तो वही है, और मैं अगर फीफो लगा रहा हूँ तो सबसे पहले वो रखूंगा, सबसे पहले अब वही इशू होगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट को इशू नहीं हुआ, किसी दूसरे को तो हो सकता है, इसीलिए, ठीक है। नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं है, नो 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 एंट्री। अगर स्टोर लेजर में ट्रांसफर हो रहा है मटेरियल एक जॉब डिपार्टमेंट से दूसरे, ठीक है, या एक जॉब से दूसरे जॉब पे, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई भी अगर जा रहा है सामान, उसकी स्टोर पे कोई एंट्री नहीं होगी। स्टोर में एंट्री होती है जब स्टोर से जा रहा हो, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखना, अगर लीफो लगा रहे हो, लीफो का मतलब है जो अभी ताजा ताजा है उसको प्रोडक्शन में दे रहे हो, तो क्लोजिंग स्टॉक पुराने वाले में से बचेगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बचेगा पुराने वाले में से, ऐसे लिख सकते हो। क्वांटिटी कौन सी बचेगी? अर्लियर वाली। रेट कौन सा लगेगा? लेटेस्ट रेट, ठीक है। फीफो की बात करूं, फीफो का मतलब क्या होगा? फीफो का नॉर्मल बात सोचो, फीफो का मतलब क्या होगा, ठीक है। ये इसको मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूं, ये लो। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है ना, आराम से सुनना। जैसे लीफो है, लीफो का मतलब क्या होता है? सर लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो ताजा ताजा सामान है वो यूज हो गया, तो जो पुराना सामान है क्लोजिंग स्टॉक उसमें से बचेगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट छोड़ो, नॉर्मल याद रखो। फीफो, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पुराना सामान था पहले वो यूज हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक ताजे में से बचता है, ठीक है। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, वहां तो एवरेज रेट है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनना, क्योंकि पहली में गलती हो गई तो सब गलत हो जाएगा। 25 यूनिट वैल्यूड एट कॉस्टिंग 1625, बेटा ये पर यूनिट नहीं है, ये टोटल कॉस्ट है। पर यूनिट आप निकालोगे, 1625 को डिवाइड कर दो 25 से, तब आएगी, ठीक है। शॉर्टेज अगर एबनॉर्मल है कॉस्टिंग पीनल में जाएगा, नॉर्मल होता है ओवरहेड में जाता है। कई बार वो ऐसे बोल देता है शॉर्टेज इज ट्रीटेड एज एन ओवरहेड अकाउंट, तो वो नॉर्मल है। कई बार वो बोल देगा शॉर्टेज को ऐसे ट्रीट करा जा रहा है जिससे रेट इन्फ्लेट होता है, तो बेटा रेट जो इन्फ्लेट होता है वो नॉर्मल लॉस से होता है, उसको नॉर्मल लॉस कंसीडर करना, ठीक है। ये लो आई गया। शॉर्टेज इज ट्रीटेड एज इन्फ्लेटिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग मटेरियल ऑन अकाउंट ऑफ स्टोरेज, मतलब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट मांग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें ब्लैंक रहता है रेट और अमाउंट का कॉलम, बाकी वैल्यूज आपकी अपने आप ही इन्फ्लेट हो जाएगी। नॉर्मल लॉस में आपको पता है रेट और अमाउंट में अपन कुछ भी नहीं डालते, ठीक है।
अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में कभी भी वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है तो जो भी एक होता है रिसीट का कॉलम, एक इशू का, एक बैलेंस का, तो जो इशू का कॉलम है इसका टोटल ले लो, सीधा ही मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। बट इसके टोटल में ध्यान रखना, फालतू की चीजें मत लेना। फालतू की चीजें मतलब जो सप्लायर को वापसी करा, एक तो वो मत लेना, ठीक है, परचेज रिटर्न मत लेना, और कोई भी शॉर्टेज नॉर्मल एबनॉर्मल है मत लेना। इसके बाद पता चलेगा मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है। देखो मटेरियल कंज्यूम का एक तो फॉर्मूला लगा दो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। नहीं तो इशू के कॉलम का टोटल ले लो, फालतू चीजें मत लेना। अगर यहां से कुछ सप्लायर को रिटर्न हुआ है वो मत लेना, कोई शॉर्टेज है वो मत लेना, ठीक है। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईसीएआई के स्टडी मैट में भी इसका क्वेश्चन है, मैंने आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में भी कराया, कंपाइलर में भी कराया, ध्यान से सुनना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। खत्म हो गए इसके बाद सारे नोट्स। देखो लीड टाइम, अगर डेट ऑफ परचेज रिक्वेजिशन दे रखी है, डेट ऑफ परचेज रिक्वेजिशन का मतलब है रिक्वेस्ट कब करी थी, परचेज ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट कब करी थी, और गुड्स रिसीव नोट दे रखा है, तो यहीं से लीड टाइम निकल कर आता है। बात समझना, आपको उसने क्वेश्चन दिया, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने करा होगा, लीफो फीफो वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन है, और नीचे वो वेरियस स्टॉक लेवल भी पूछ रहा है उस क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना लीड टाइम निकालना पड़ेगा। लीड टाइम कैसे निकालोगे, एक तो देखो परचेज की रिक्वेस्ट कब करी, वहां से लेके गुड्स कब रिसीव हुए, उस परचेज ऑर्डर से रिलेटेड ये लीड टाइम। अब क्या होगा, आपके क्वेश्चन में 2-3 लीड टाइम निकल रहे होंगे, तो 2-3 में से जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाला है वो मैक्सिमम लीड टाइम हो गया, जो मिनिमम वाला है वो मिनिमम निकाल लो और उससे एवरेज निकाल लेना। लीड टाइम का मतलब क्या होता है, थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, जब मैंने परचेज रिक्वेस्ट करी वहां से लेकर गुड्स रिसीव नोट तक का ये लीड टाइम, ठीक है। यूसेज, मटेरियल रिक्विजिशन के बेसिस पे जैसे जैसे यूसेज है, जैसे मटेरियल रिक्विजिशन उसने बोला है, मटेरियल रिक्विजिशन है एक बार 15,000 यूनिट, 15,000 किलो मान लो, मटेरियल रिक्विजिशन एक बार 15,000 किलो है, एक बार 40,000 किलो है, तो 40,000 वाला मैक्सिमम हो गया, 15,000 वाला मिनिमम हो गया। बीच में जो आ रहे होंगे वो नहीं चाहिए, मिनिमम यूसेज मिल गई, मैक्सिमम मिल गई, एवरेज निकाल देना, ठीक है। और एक बात और, स्टॉक लेजर में पीओ के हिसाब से एंट्री नहीं आएगी, जीआरएन के हिसाब से आएगी। बात समझना, आपने कब परचेज ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट करा वो सिर्फ लीड टाइम के काम आएगा, या परचेज रिक्वेजिशन सिर्फ यूसेज के काम में आएगी। मैं अपने आप में जब एंट्री करूंगा लीफो फीफो वेटेड एवरेज में, वो गुड्स रिसीव नोट मतलब जीआरएन के बेसिस पर करता हूं, परचेज ऑर्डर के बेसिस पे नहीं करता। इसके लिए कंपाइलर वाला क्वेश्चन देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, लास्ट इनपुट आउटपुट रेशियो, नाम में ही क्लियर है, इनपुट अपॉन में आउटपुट, नाम में बिल्कुल क्लियर है, इनपुट अपॉन आउटपुट। सर प्लीज रिपीट दिस, देवांश एक बार बता दियो बेटा कौन सा पॉइंट, अभी रिपीट कर दूंगा, ठीक है। इनपुट अपॉन आउटपुट, अब जैसे दे रखा है 3:2, 3:2 का मतलब है अगर 2 यूनिट आउटपुट के चाहिए तो 3 यूनिट डालने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इनपुट आउटपुट रेशियो 110% है, 110% का मतलब है 110/100, मतलब 110 का इनपुट डालोगे जब जाके 100 का आउटपुट निकलेगा, ठीक है। भाई का डाउट ले लेते हैं एक बार, भाई का डाउट क्या आया है, ठीक है। लीड टाइम वाला, आओ लीड टाइम वाला एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। तो बेटा लीड टाइम वाले में ना बस तू एक बात ध्यान रखियो, ऐसे समझ, मैं ऐसे दे देता हूँ, सुन देवांश, एक तरफ लिखा है परचेज रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन की डेट है 5 जनवरी, ठीक है, 5 जनवरी 2025 मान ले, ठीक है। और ये परचेज ऑर्डर का देखो नंबर भी दे रखा है, परचेज ऑर्डर नंबर 10 है। फिर देखो नीचे लिख दिया गुड्स रिसीव नोट, परचेज ऑर्डर नंबर 10 के, परचेज ऑर्डर नंबर 10 के जब तक वो गुड्स रिसीव हुए, रिसीव कब हुए, रिसीव हुए मान लो 12 जनवरी को, ठीक है। यहाँ तक तो सही है सब कुछ, हाँ ठीक है। तो यहाँ से तू लीड टाइम निकाल सकता है, यहाँ से लीड टाइम कितना हो जाएगा, 5 जनवरी को ऑर्डर करा था, 12 जनवरी, अब 5 और 12 में से कोई एक दिन ही काउंट करियो, दोनों को काउंट मत करियो। तो जैसे 5 को नहीं करते, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 दिन, तो लीड टाइम कितना आ गया, 7 दिन। ऐसे ही मान ले कोई और भी देखो दे रखी है दोनों डिटेल, परचेज ऑर्डर नंबर 12 की दे रखी है मान ले, वहां से लीड टाइम आया 15 दिन, तो ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम। शर्त ये है, बाकी भी देख लो कोई लीड टाइम इससे कम या इससे ज्यादा ना हो, इसके बीच के, ठीक है। तो अपन एक मिनिमम वाला लेते हैं, एक मैक्सिमम वाला। देवांश बताइए बेटा क्लियर हुआ क्या, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, इसके बाद तो क्वेश्चन आ गए हमारे, एक लास्ट पॉइंट, मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस, मिसलेनियस इलस्ट्रेशन आएगा, भाई का देख लेते हैं एक बार, बढ़िया, ठीक है, ठीक है। मिसलेनियस इलस्ट्रेशन में कई बार क्या होता है, वो आपको एक क्वेश्चन देता है, ये क्वेश्चन था भी, अरुण और वरुण में से किसी एक को चूज करना है, अरुण और बाला में से किसी एक को चूज करना है, तो एक की जो परचेज कॉस्ट है मान लो वो है 4.80 पर यूनिट, दूसरे की है 4.40 पर यूनिट, लेकिन साथ में 12,000 का एक फिक्स खर्चा भी आ रहा है, तो मैं चूज कैसे करूं। ध्यान रखना, इनको चूज करने के लिए आपको रीऑर्डर क्वांटिटी चाहिए, पूरा फोकस रखो, क्वेश्चन में ऐसी कोई ना कोई डिटेल होगी जिससे रीऑर्डर क्वांटिटी आ जाए। एक बार रीऑर्डर क्वांटिटी आ गई, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट पता चल जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करो और ये भी ऐड करो, टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, जहां टोटल कॉस्ट कम आ रही होगी वो मैं देख लूंगा, ठीक है।
बताओ जी जल्दी से। यहाँ पर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं एंड आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। सारे बच्चे एक बार थम्स अप दे देंगे, ठीक है। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा जो कॉन्सेप्ट वीडियोस की है। और प्लीज प्लीज बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आपको इसको देख के मजा आया, क्या सारे कॉन्सेप्ट मटेरियल के रिवाइज हो गए। वैसे ही मटेरियल बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें हैं, ये अच्छे से कर लो। इसके बाहर मैं आपको कहता हूँ कुछ नहीं आएगा, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करो, मजा आ जाएगा आपको। कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जिसके बाद हम बोल सके मटेरियल का ये कॉन्सेप्ट कैसे होगा। सब का सब हमने अच्छे से कंप्लीट पूरा कर दिया, ठीक है गाइस। चलो तो एक बार देख भी लेते हैं, ठीक है। मजा आ गया ना, चलो ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा खत्म हो गया।